अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख ललिता ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहा। शालिनी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए, डॉक्टर मनोहर ने ललिता की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर मनोहर के जाने के बाद ललिता थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनकी जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार लंदन भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी चाय, पम्मी की आवाज़ से ललिता ने अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। ललिता इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वो अपने पति शिवा को जर्मनी के लिए विदा करके अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी ललिता के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ, दीदी, पम्मी की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। ललिता ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार ललिता के अंदर की उथल पुथल को शालिनी नहीं जान पाई थी। ललिता चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वो दुख जिसे ललिता ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो ललिता भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रह कर ललिता का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने वो माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय ना था। ललिता के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ही किया करती थी। चाहे वो परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषय पर शालिनी ने एक अच्छी मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्र मंडली को उन माँ बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही शालिनी को ललिता की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आकाश के व्यापारिक मित्र, वो जाने माने उद्योगपति विश्वनाथ के बेटे शिवा का रिश्ता जब ललिता के लिए आया तो शालिनी ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। ललिता ने शादी के बाद अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने पर आपका इंतज़ार कर रही है, पम्मी ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी ललिता का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वो चुप ही रही। माँ को दवा देकर ललिता अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी माँ और अपनी दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया, लेकिन इसमें शायद
थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी थी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता की अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज ललिता अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी पुरानी गोपनीय बातों या प्रेम संगत की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। ललिता का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। ललिता सोच सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वो डायरी पढ़कर ललिता तड़प कर रह गई थी, ये सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही, उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही ललिता को पता चला कि उसकी माँ यानी शालिनी की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। शालिनी के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम उमेश साहनी था। ऊंची कद, काठी गोरा रंग, रूपदार व्यक्तित्व का मालिक था उमेश। शालिनी पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होना था, इसलिए शालिनी ने पीएचडी करने की सोची तो उमेश ने भी हाँ भर दी। उमेश का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वो हर सप्ताह शालिनी से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी इस मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर शालिनी ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे उमेश ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। शालिनी की परवरिश उनके पिता, बुआ और दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। शालिनी को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर शालिनी ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। शालिनी के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद उमेश लेकर आया था। उमेश ने अपनी तरफ से शालिनी को रत्न जड़ित सोने का अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी शालिनी अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी उमेश को अपने स्नेह और शगुन से शीर्ष पांव तक तौल दिया था। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में उमेश और शालिनी बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लेकर आया। बुआ जी को थमा दी। रसीद पर नज़र पड़ते ही बुआ चीखते हुई बोली,
2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे। अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमका कर भेजने की याद आई है और पैसे लेने वो घर के अंदर चली गई। लो उमेश, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादें तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर शालिनी ने एक एल्बम उमेश की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से शालिनी के बचपन की फोटो वाला एल्बम उमेश के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वो शालिनी को चिढ़ा चिढ़ा कर मज़े ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। ये कौन है शालिनी, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? उमेश जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी माँ है। तुम्हें तो पता है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, उमेश ने कहा। ये हम सब को छोड़कर वर्षों पहले ही मुंबई चली गई थी। ये स्वर बुआ जी का था। बात वहीं ख़त्म हो गई। शाम को उमेश सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद ललिता ने देखा कि डायरी की कई पन्ने खाली थे, जिसे उदास हों। फिर अचानक एक दिन उमेश साहिनी के पिता का माफ़ी भरा फ़ोन आया कि ये शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे शाम सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। उमेश 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना करके जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ उमेश के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ शालिनी के घर वाले क्रोधित व अपमानित थे। लाख चाह कर भी शालिनी उमेश से संपर्क ना बना पाई और ना ही इस धोखे का कारण जान पाई। जगहंसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। शालिनी के लिए ये दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से शालिनी को अपने आंचल से समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए तो उन्होंने अपनी PhD पूरी की। बुआ जी ने इन्हें अपना वास्ता देकर उमेश साहिनी जैसी ही मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे आकाश से उसका विवाह कर दिया। अब शालिनी अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आकाश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और ललिता जैसे बेटी। सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तक शालिनी अपने उस पुरानी टीस को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी, उन पन्नों में जहाँ उमेश के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं आकाश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में ललिता ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 3 बजे अचानक ललिता की आंख खुल गई। लेटे लेटे वो माँ के बारे में सोच रही थी। वो उनके उस दुख को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बड़ी सी पोस्टनुमा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वो पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफ़ी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वो पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे ही उसने पापा को फ़ोन लगाया। सुनकर ललिता आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में सप्ताह भर बाकी है। वो पापा की गैर मौजूदगी में
अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वो दिल्ली में ही रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फ़ोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे ये सूचना मिल गई कि उमेश साहिनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही हैं और इस फिल्म निर्माण का अनुभव वह भी लेना चाहती है। माँ ने हमेशा की तरह हामी भर दी। ललिता नर्स और पम्मी को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या थी उमेश साहिनी जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात की। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था, इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर विश्वनाथ से अपने ही एक दोस्त का नाम लेकर उमेश साहिनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। विश्वनाथ के लिए ये कोई बड़ी बात ना थी। अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त ललिता को दिया गया। आज ऐसे वक्त में पत्रकारिता का कोर्स उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ललिता ठीक 10 बजे उमेश साहिनी के सामने थी। वो इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी उनके साथ थे। ललिता उमेश से क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक उमेश साहिनी की ओर बढ़ा दी। उमेश साहिनी ने जैसे ही चश्मा लगाकर पेन पकड़ा, उनकी नज़र शालिनी की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था, मैं शालिनी जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही उमेश का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र ललिता पर डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक ललिता की ओर बढ़ा दी। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आँखों को पोंछा। ललिता ने पढ़ा लिखा था, जीते रहो, अपने नंबर दे जाओ। पढ़ते ही ललिता ने पर्स में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फ़ोन से उसका पता मालूम करके 5:30 बजे ही उमेश साहिनी से सिर पर मफलर डाले ललिता के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। ललिता उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो ज़रूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर, समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है। उमेश भी उसी लहजे में बोले। तब तक वेटर चाय रख गया। मेरी मम्मी आपकी ही ज़बान से कुछ जानना चाहती है, गंभीरता से ललिता ने कहा। सुनकर उमेश साहिनी की नज़रें झुक गई। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे ललिता ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूं तो? उमेश साहिनी ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनका ज़रा सा भी सम्मान करते हैं तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। कहते कहते नफरत और दुख से ललिता की आंखें भर आई। क्या हुआ शालिनी को? चाय का कप मेज पर रखकर चौंकते हुए उमेश ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं अब कितने दिन की है, ललिता भरे गले से बोल गई। ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्दी ही मुंबई आऊँगा, उमेश साहिनी धीरे से बोले और ललिता से उसके घर का पता लेकर चले गए। दोपहर को ललिता माँ के पास पहुँच गई। कैसी रही तेरी फिल्म?
माँ ने पूछा। अभी पूरी नहीं हुई मम्मी, पर वहाँ अच्छा लगा, कहकर ललिता ने माँ के गले लग गई। दीदी, कल रात माँ जी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी। लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही थी। काफ़ी परेशान लग रही थी, पम्मी ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद माँ से आंखें बचाकर उसने उनकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी। उसी रात ललिता को उमेश साहनी का फ़ोन आया कि वो कल 11:30 बजे की फ़्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। ललिता को माँ की डायरी का हर वो पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार उमेश उसके सवालों के जवाब दे जाते। कल का दिन माँ की ज़िंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए ललिता की आंख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे भी रात को आने को बोल दिया। करीब 1 बजे उमेश साहनी उनके घर पहुँचे। ललिता ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाली। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बताकर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चले, शायद बेटी के आगे वो कमज़ोर पड़ जाएं। ललिता ने कहा, ऊपर चली गई। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बाउल पम्मी को पकड़ाते हुए पूछा। कोई मिस्टर उमेश साहनी नाम के सज्जन हैं, कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं। ललिता वैसे ही अनजान बनी रही। कौन आया है? माँ के शब्दों में एक शक्ति सी आ गई थी। ऐसा करती हूँ, आप यहीं रहिए, उन्हें ही ऊपर बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पर आए भाव ललिता से देखे नहीं जा रहे थे। वो जल्दी से कहकर बाहर आ गई। शालिनी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। ये वो मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में ललिता के पीछे पीछे उमेश साहनी कमरे में दाखिल हुए। शालिनी के पसंदीदा पीले गुलाबों के बुके के साथ। शालिनी का पूरा अस्तित्व कांप रहा था, फिर भी उन्होंने उमेश का अभिवादन किया। ललिता इस समय की माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी। वो आज माँ को खुलकर बातें करने का मौका देना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर मनोहर के पास उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेने के बहाने वो घर के बाहर चली गई। कितनी बेशर्म हो तुम, जो इस तरह से मेरे सामने आ गए। ना चाहते हुए भी शालिनी क्रोध से चीख उठी। कैसी हो शालिनी? उसकी बातें पर ध्यान न देते हुए उमेश ने पूछा और पास के सोफे पर बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। शालिनी का क्रोध तूफान पर था। उनका मन तो कर रहा था कि जाकर उमेश का मुंह नोच लें। इसके विपरीत उमेश शांत बैठे थे। शायद वो भी चाहते थे कि शालिनी के अंदर का भरा क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। होटल ताज में विश्वनाथ जी से मुलाकात हुई थी। उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने को कह रहा था। उमेश ने ललिता के सिखाए शब्द दोहराए दिए, परंतु ये स्वयं उसके दिल की बात भी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया उमेश? अपलक उमेश को देख रही शालिनी ने उनकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। इतने में पम्मी चाय और नाश्ता रख गई। तुम्हें याद है वो दोपहर जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुम्हें पूछा था और तुमने उन्हें अपनी माँ बताया था? उमेश ने शालिनी को पुरानी बातें याद दिलाई।
शालिनी यूं ही खामोश बैठी रही तो उमेश ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को मैं तुम सबसे छिपाकर एक शक दूर करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गया था। मेरा शक सही निकला था। ये वृद्धा यानी तुम्हारी माँ वही औरत थी जो दिल्ली में अपनी पार्टनर के साथ एक मशहूर ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर चलाती थी। इससे पहले वो यहीं मुंबई में मॉडलिंग करती थी। उसका नया नाम ब्यूटी था। इसके बाद उमेश ने अपनी चाय बनाई और शालिनी को भी दिया। उसने आगे बोलना शुरू किया। उस मसाज सेंटर की आड़ में ड्रग्स की बिक्री, वेश्यावृत्ति जैसी धंधे होते थे और समाज के उच्च तबके के लोग वहाँ के ग्राहक थे। वो तो ये बात थी, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए शालिनी ने पूछा। जब मैंने MBA में नया दाखिला लिया था तब मेरे दोस्तों में से कुछ लड़के भी वहाँ के ग्राहक थे। एक बार हम दोस्तों ने दक्षिण भारत घूमने का 7 दिन का कार्यक्रम बनाया और हम सभी इस बात से बहुत रोमांचित थे कि उस मसाज सेंटर से हम लोगों ने जो 2 कॉल गर्ल्स बुक कराई थी उनमें से एक ब्यूटी भी थी, जिसे हाई प्रोफाइल ग्राहकों के बीच पुरानी शराब कहकर बुलाया जाता था। उसकी उम्र उसकी व्यापार के आगे नहीं आई थी। उमेश ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब शालिनी के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। चाय का कप मेज पर रखते हुए उमेश ने फिर कहना शुरू किया। मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे शालिनी, पर मैं इतना भी नीचे नहीं गिरा था कि जिस स्त्री के साथ 7 दिन बिताए थे उसी की मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बनाकर उसके साथ जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो शालिनी, ये घटना तुम्हारे मिलने से पहले की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने परिवार की बदनामी का भी डर था, इसलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया। ये कहकर उमेश ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज वर्षों के बोझ उनको मन से हटा गया था। शालिनी भी अब लेट गई थी। वो अभी भी खामोश थी। थोड़ी देर बाद उमेश चले गए। उनके जाने के बाद शालिनी बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने पर जब ललिता ने उमेश के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 3 महीने के बाद शालिनी चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया था। उनके मुत्तु चेहरे पर भी ललिता ने गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाली दिन अचानक ललिता को उस डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना उमेश, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की इज्जत भी रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही ललिता ने डायरी सीने से लगा ली। उसमें उसे माँ की गर्माहट महसूस हुई थी। आज उसे स्वयं पर गर्व था, क्योंकि उसने सही मायने में माँ के प्रति अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा किया था। उम्मीद है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।